हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? मजे में एकदम। बढ़िया है। तो जैसा कि हम लोगों का पहला चैप्टर चल रहा था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसके अंदर हम लोगों ने केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन और बैलेंस करना सीख चुके थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तीन रिएक्शन हमारी हो चुकी है। ठीक है। जिसके अंदर और भी कुछ थी, जैसे कि वो इलेक्ट्रोलाइसिस थी, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन थी, थर्मल डिकम्पोजिशन थी, ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस थी। ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में, जो भी हमारी कुछ रिएक्शंस रह गई थी, उन्हीं दो रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और उससे होने वाले क्या क्या इफेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो पहला जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कल हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जाना था। किस रिएक्शन के बारे में जाना था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कल हमने जाना हुआ था। तो आज बात है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था? कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, वो स्कूल में बच्चा बैठा है, कोई ताकतवर आया, उसको वहां से हटा दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता था वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा करके खुद उसकी जगह ले लेता था। पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो आयंस होते हैं, कौन होते हैं भाई? आयंस। वो क्या करते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। और किसके आयंस होते हैं? हमेशा ये रिएक्टेंट्स के आयन होते हैं। किसके आयन होते हैं? रिएक्टेंट्स के आयन। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो से ज्यादा जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स होते हैं, उनके आयंस क्या करते हैं? आपस में एक्सचेंज। भाई ये वाला तू रख ले, वो वाला मुझे दे दे, ये वाला सीन चलता है। ठीक है। और फिर उसकी वजह से वो दो नए कंपाउंड्स बना देते हैं, दो या जितने भी आपस में एक्सचेंज किए होंगे। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। those reactions in which two different reactant exchanges their ions, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो से ज्यादा रिएक्टेंट अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं, उन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन में दे रखा है एग्जांपल में, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 गिव्स आउट बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 और सोडियम क्लोराइड। अब देखो हुआ क्या था, यहाँ पे Ba के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस 2Cl माइनस है। ठीक है। यहाँ पर 2 Na प्लस है और SO4 2 माइनस है। ठीक। तो देखो हुआ क्या, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं ना, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो सोडियम आयन जो है वो किसके पास जा रहा है? क्लोरीन के पास। वो बेरियम आयन जो है वो किसकी जगह पर जा रहा है? सोडियम की जगह। ठीक है, मतलब सल्फेट के पास जा रहा है। तो क्या हुआ? BaSO4 Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस बन गया और 2Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये भी दो है। ठीक है। तो क्या बन गया? BaSO4 बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। था ना कितना इजी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। ये मेन डिफरेंस है, याद रखना, इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक। फिर इसी के अंदर एक रिएक्शन आती है जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन में एक शब्द आता है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट ऐसी चीज होती है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है, या कोई भी चीजें हो रही होती है, जो चीज इनसॉल्युबल होती है, जो चीजें घुलती नहीं है, जो चीजें घुले ना और नीचे जाकर के जम जाती हैं, उन्हें हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जो प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करती हैं, ऐसी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास क्या होता है, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन होती है तो बेरियम 2 प्लस आयन सल्फेट आयन में टूट जाता है। ठीक है। और व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो यहाँ पे ये जो BaSO4 है, ये BaSO4 जो होता है वो प्रेसिपिटेट होता है, वो नीचे की तरफ जम जाता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि ये उस सॉल्यूशन में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं। ठीक। इसी तरीके से अब जैसे कि हमारे पास लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस
प्लस पोटेशियम आयोडाइड KI। रिएक्शन होती, आयंस एक्सचेंज होंगे लेड के ऊपर, 2+ चार्जेस आयोडीन के साथ चला जाएगा, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा NO3। रिएक्शन बैलेंस्ड है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, पर इकलौती चीज है जो सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। अब जो सॉलिड फॉर्म में वो घुला तो नहीं होगा ना, वो डिजोल्व नहीं हुआ होगा, मिक्स नहीं हुआ होगा, तो वो क्या हो गया, वो बन गया प्रेसिपिटेट। तो ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है वो रिएक्शंस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती हैं। ओके, बड़े आगे समझ गए ना। फिर आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल कर देना किसी चीज को, किसी भी चीज को न्यूट्रल कर देना। तो मान लो अगर तुम्हारे पास बहुत ढेर सारा एसिड है, एसिड को भी न्यूट्रल करने के लिए क्या करोगे, बेस के साथ रिएक्शन कराओगे। अब जब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो कुछ तो बनेगा ना, तो वो जो कुछ बनता है वो बनता है सॉल्ट और वाटर। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं और ये दोनों जो होते हैं ये हमेशा एक्वस फॉर्म में होता है, एक्वस मतलब पानी के साथ घुले हुए, ठीक है। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं इन एक्वस फॉर्म, ठीक है, तो हमेशा वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत इजी है। When acid and base react in aqueous solution, salt and water are formed. This reaction is called neutralization reaction. Simple. अब जैसे कि HCl है हमारे पास, कौन है, HCl है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। HCl एसिड है, NaOH बेस है। अब क्या होगा, यहाँ पर NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ये सब एग्जाम्पल अभी किसका चल रहा है, ये सब चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ पर आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। HNO3 क्या होता है, एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक, क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड नाम है। प्लस ये रिएक्शन करेगा NH4OH के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। अब देख सकते हो एक्वस है, तो क्या बनेगा, NH4NO3 बनेगा, ठीक, और वाटर बन जाएगा H2O, पर H2O लिखा नहीं है, ठीक है, था ना इजी एकदम। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एसिड और बेस साथ में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, पढ़ते हैं आगे। फिर आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है, समझो जरा। पहले सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन माइनस हो, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। ऐसी रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन माइनस हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है, ठीक। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या फिर ऑक्सीजन निकल रहा हो, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या फिर ऑक्सीजन निकल रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी जानना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा साथ में होती है। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाए और कहीं पे ऐसा नहीं होगा या फिर सिर्फ रिडक्शन हो जाए। हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ में होती है, इसी वजह से इन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन आया कहां से, ये जो रिडक्शन है, ठीक है, इसका रेड और ऑक्सीडेशन का OX मिला करके क्या बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। क्या बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन कभी भी अलग अलग नहीं होती, हमेशा एक साथ होती हैं, और इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑलवेज अकर टुगेदर, एक साथ होती हैं। ओनली ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन डज नॉट अकर, सिर्फ ऑक्सीडेशन सिर्फ रिडक्शन नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। रिडॉक्स में RED जो है वो रिडक्शन के लिए और OX ऑक्सीडेशन के लिए। सिंपल, बढ़िया। अब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो जो ऑक्सीजन को क्या कराते हैं,
ऐड कराने का काम करते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन को देते हैं और हाइड्रोजन को क्या करते हैं वहां से निकालते हैं, रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जैसे कि मान लो कोई एजेंट है जो पैसा देने वाला है, तो वो आके पैसा देगा, है ना, ठीक है, पर पैसा देगा तो पैसा लेकर भी तो जाएगा ना, तभी तो आकर के पैसा देगा दोबारा। तो वही चीज है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या है कि ऑक्सीजन देगा और हाइड्रोजन निकालेगा, और जो पैसा मिलता है वो ज्यादा मिलता है इंटरेस्ट के साथ, और पैसा जो लेके जाता है वो थोड़ा कम लेके जाता है, तो वही वाला सीन। तो ऑक्सीजन देगा और हाइड्रोजन निकालेगा। तो कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर कहीं पर ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, ओजोन कर रहा है, परऑक्साइड कर रहा है, ठीक है, क्लोरीन कर रहा है, या फिर क्लोरीन 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 दो बार क्लोरीन है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, और या फिर K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये जो चार हैं ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, जो बड़ी इजीली ही ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? अब ऐसे सब्सटेंस जो क्या करेंगे, हाइड्रोजन देंगे और ऑक्सीजन को वहां से हटाएंगे, बड़ी सिंपल चीज है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या थे? जो ऑक्सीजन देते थे, हाइड्रोजन हटाते थे, ठीक है। बट रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन को वहां से हटाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है, ये कार्बन हो गया। तो ये कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। अब एक और चीज समझना जरूरी है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं। जो भी क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, पर खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकलना मतलब रिडक्शन, और उसी जगह पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या कराते हैं, वो रिडक्शन कराते हैं, क्योंकि क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहे हैं या फिर ऑक्सीजन वहां से हटा रहे हैं। लेकिन खुद क्या हो जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन को मतलब ऑक्सीजन को जोड़ लेते हैं ना, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन हटाया, खुद हाइड्रोजन इनमें से निकल गया। खुद हाइड्रोजन इनमें से निकला तो क्या होता है, ये बेचारे ऑक्सीडाइज हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक। अब जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास COO प्लस H2 को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, कॉपर मिल जाता है और H2O मिल जाता है। अब जरा देख सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था, पर इस हाइड्रोजन में इस तरफ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। इस तरफ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। और इस तरफ ऑक्सीजन था, इस तरफ जाकर के वो क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकलने का मतलब क्या, रिडक्शन। जहां ऑक्सीजन जाएगा वहां रिडक्शन, जहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगा वो ऑक्सीडेशन, ठीक। तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो कम हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो इसे कौन सा एजेंट बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट उसी तरीके से जिंक और FeCl2 है, जिंक प्लस FeCl2, ZnCl2 प्लस Fe, ठीक है। तो देख सकते हो कि क्लोरीन जो होता है वो नॉन मेटल है, ठीक है ना, वो जाकर के मेटल जिंक के साथ जुड़ जा रहा है, जिंक क्लोराइड बना दे रहा है। और एक और बात, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, अगर एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो रहा है, ठीक है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो जिंक हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिंक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और FeCl2 जो हो रहा है वो Fe में बदल रहा है। यहाँ देख सकते हो कि जो FeCl2 है वो किस में बदल रहा है, Fe में बदल रहा है। तो क्लोरीन नॉन मेटल अगर रिमूव हो, अगर रिमूवल ऑफ नॉन मेटल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं।
तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। कौन सा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। सिंपल बात है। अगर नॉन मेटल जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर नॉन मेटल जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो एजेंट है जिसमें जुड़ रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक, अगर नॉन मेटल निकल रहा है तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन हो रहा है तो दूसरा वाला जो एजेंट रहेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। ठीक है, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, FeCl2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर? हाँ, तो जैसा कि मैंने बात करी थी इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज की लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के जुड़ने की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारी डेली लाइफ। तो जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, मेटल्स को और फूड को, जो भी हमारे आसपास मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारा जो खाना होता है जो हम खाते हैं, उनको क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता है। ठीक है, तो अगर मेटल डैमेज हो रहा है, कौन डैमेज हो रहा है, मेटल डैमेज हो रहा है, मतलब मेटल का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। सुना ही होगा, जंग लग जाना, सुना है, कोरोजन। और उसी जगह पर अगर फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं रैंसिडिटी। क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल का खराब होना, मेटल में ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन होना, कोरोजन कहलाता है। ठीक है, फूड में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होना रैंसिडिटी कहलाता है। ठीक, तो जान लेते हैं कोरोजन होता क्या है। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल क्या होता है, थोड़ा सा ह्यूमिड एयर, नमी वाली एयर की प्रेजेंस में आता है, नमी वाली एयर की प्रेजेंस में आता है, तो ये जो ह्यूमिड एयर होती है या जो एसिड्स होते हैं, ये मेटल के ऊपर कुछ इस तरीके से रिएक्शन करते हैं कि मेटल को क्या कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं, धीरे धीरे करके उसको हल्का हल्का सड़ाने लगते हैं एक तरीके से। ठीक है, और ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल बोलो तो बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत तेजी के साथ नहीं होता। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है जहां पर ये जो नमी वाली एयर है या फिर जो एसिड है वो इस मेटल को क्या करते हैं, धीरे धीरे करके खाने लगते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। द मेटल इज eaten up by humid air or acid and gets corroded is known as corrosion। ठीक, ये बात होती है कि कोई भी मेटल है, अगर उसको कोई भी ह्यूमिड एयर या एसिड उसको धीरे धीरे करके क्या कर रही है, खा जा रही है, मतलब खराब कर दे रही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्ट लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्ट लगाना क्या होता है, तो देखा होगा कि जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, मतलब वो लोहे के जो आर्टिकल्स होते हैं, लोहे का जो सामान होता है, ठीक है, जब वो नए नए होते हैं तो बड़े शाइनी होते हैं, बड़े चमकदार होते हैं। तो उनके ऊपर एक धीरे धीरे करके वो अगर रखे हैं कहीं किसी जगह पर, तो धीरे धीरे करके, जैसे कि आयरन की सरफेस है तो इसके ऊपर हल्की हल्की सी रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। क्या आ जाती है, हल्की सी रेडिश ब्राउन कलर की क्या आ जाती है, एक लेयर आ जाती है कुछ दिनों के बाद जब वो हवा में रखे रहते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट, रस्ट पता है क्या होता है, रस्ट का मतलब होता है जंग। ठीक है, और आयरन पे जंग लगना, दैट इज नोन एज इंग्लिश वर्जन में रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो जो आयरन होता है मतलब Fe होता है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और पानी की प्रेजेंस मतलब ह्यूमिड एयर की प्रेजेंस में आता है तो क्या बन जाता है, Fe2O3.XH2O बन जाता है। ठीक है, Fe2O3.XH2O बन जाता है। ठीक है, Fe2O3.XH2O बन जाता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्लियर है? तो आयरन, ऑक्सीजन, ठीक है, जब साथ में रिएक्शन करते हैं विद द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ह्यूमिड एयर के साथ, तो क्या बन जाता है, रस्ट बन जाता है। ठीक है, तो रस्ट जो होती है वो कौन से कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, क्योंकि देखा होगा लोहे के ऊपर जो जंग लगती है हल्की सी रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है, तो
अब ये जो रस्ट होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन, बहुत सारी चीजें खराब कर देता है। जैसे कार खराब कर देगा, ब्रिज खराब कर देगा, कोई भी लोहे की चीज खराब कर देगा, रेलवे लाइन खराब हो जाती है, शिप्स खराब हो जाती हैं, हमारी जो गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल्स, वो खराब हो जाते हैं, रेलवे ट्रैक खराब हो जाते हैं। मतलब कोई भी लोहे की चीज होगी, अगर वो खुले एटमॉस्फेयर में पड़ी रहेगी तो उसके ऊपर जंग लग जानी है। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, और एक और चीज होती है जो सिल्वर होती है, सिल्वर हमारी जो चांदी होती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होने लगती है। सिल्वर कुछ टाइम के बाद क्या पड़ने लगता है, हल्का हल्का ब्लैक पड़ने लगता है, हल्का हल्का काला होने लगता है, ठीक है ना। जो कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं, जो कॉपर का जो सामान होता है, उसके ऊपर क्या होता है, हल्की सी ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है। क्या हो जाती है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है। कैसी कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। तो इसे भी हम, ये दोनों हमारे कौन से एग्जाम्पल है, ये दोनों भी हमारे कोरोजन के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब अगर मान लो रस्ट लग रहा है तो सबके दिमाग में आता है, सर जी रस्ट लग रहा है तो बचाएंगे कैसे। तो बढ़िया, बहुत सिंपल सी चीज है, रस्टिंग को बचाया जा सकता है, सिर्फ आप पेंट कर दो उसे। जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर क्या कर दो, पेंट कर दो। तो आयरन के आर्टिकल्स जो होते हैं वो अगर एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में आएंगे या एसिड की प्रेजेंस में आएंगे तो वो बच जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। नॉर्मल पेंट कर दो उनके ऊपर, पेंट करने की वजह से क्या होगा, उनके ऊपर रस्ट नहीं लगेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रैंसिडिटी। क्या है, रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्या होती है, इस चीज को जरा समझो। रैंसिडिटी क्या होती है, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। अब खाना जो है, खाने के अंदर फैट ऑयल प्रेजेंट होता है ना, फैट और ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं ना। तो अगर उनके अंदर हवा में जो प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन अगर उनके साथ घुल मिल जाए, वो ऑक्सीजन अगर उनके साथ घुल मिल जाए तो टेस्ट खराब कर देती है, साथ साथ स्मेल खराब कर देती है खाने की। और जो कि खाना हमारे लिए क्या हो जाता है, अनफिट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, अब हवा में प्रेजेंट बहुत सारी ऑक्सीजन है, हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब खाने के अंदर फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, तो उन फैट और ऑयल के साथ अगर वो ऑक्सीजन जाकर के घुल जाता है तो खाने का टेस्ट खराब कर देता है, स्मेल खराब कर देता है, और खाने को क्या बना देता है, अनफिट बना देता है। क्या बना देता है, अनफिट बना देता है खाने के लिए। तो उसी प्रोसेस को, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी को बचाने का कैसे बचाया जा सकता है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हम ऐसी चीजें मिला दें उस खाने के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हो, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट्स हो। जैसे ही ऑक्सीजन आए, उस ऑक्सीजन को वहां से फटाक से हटा दें, ठीक है, और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, पर खाना नहीं खराब होगा, क्योंकि जो भी एंटीऑक्सीडेंट, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स पड़े होंगे वो ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, पर खाने को खराब नहीं होने देंगे, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। दे देमसेल्व्स गेट्स ऑक्सीडाइज, वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और खाने, फैट और ऑयल को ऑक्सीडेशन से बचा लेते हैं। तो हमारा जो फूड होता है, फूड डज नॉट बिकम रैंसिड, फूड रैंसिड नहीं बनता और रिमेन्स गुड टू ईट, और खाने लायक रहता है। तो कुछ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, कुछ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स जो है, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, एक होता है BHA, जिसे हम कहते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, और एक होता है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन। तो ये दो तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं, ठीक। अगली चीज, बाय पैकिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस। अब देखो जो पैकेट्स वाले फूड आते हैं या बैग आते हैं, जैसे कि चिप्स का पैकेट देखा होगा तुम लोगों ने, कि जो चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर वो हवा भरी होती है। तो सर जी 5 रुपए दिए थे अपने, हमको ज्यादा चिप्स मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हवा भर के दे दी। हवा नहीं, अंदर होती है नाइट्रोजन गैस। तो कि होता क्या है ना, जो फूड के आर्टिकल्स होता है, जैसे फूड के अंदर पोटैटो है, ठीक है, ऑयल भी है ना, फूड पोटैटो है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सारी चीजें अगर हवा के साथ आएंगी, मतलब ऑक्सीजन के साथ, फटाक से रिएक्शन कर जाती हैं, खराब होने लगती हैं। तो उसके अंदर पैकेट के अंदर क्या भर दिया गया, नाइट्रोजन गैस भर दी गई। अब जब नाइट्रोजन गैस भर दी गई, जो कि एक पूरी तरीके से अनरिएक्टिव गैस, मतलब वो किसी के साथ इतनी जल्दी आसानी के साथ रिएक्शन नहीं कर रही है, और साथ साथ हुआ क्या कि अब वहां पर नाइट्रोजन गैस पहले से, तो ऑक्सीजन तो आ नहीं पाएगी, अब आएगी क्या, नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब आ नहीं पाएगी उस पैकेट के अंदर, तो ऑक्सीजन उस फूड के साथ रिएक्शन करेगी नहीं। जब रिएक्शन करेगी नहीं तो हमारा जो पैकेट फूड है वो खराब नहीं होगा। तो द बैग्स कंटेनिंग पोटैटो चिप्स, फूड आर्टिकल्स एटसेट्रा डू नॉट कंटेन एयर, उसके अंदर हवा नहीं होती है। द एयर ऑफ बैग इज रिमूव्ड, उसके अंदर से हवा निकाल दी जाती है। देन फिल्ड विद अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस, उसके अंदर अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है।
तो एयर की एब्सेंस की वजह से ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है खाने का। और नाइट्रोजन गैस जो होती है वो अनरिएक्टिव गैस होती है और खाने को खराब नहीं करती है। ठीक, बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। अब खाने को कहाँ रख दो? रेफ्रिजरेटर में रख दो। रेफ्रिजरेटर मतलब ठंडी जगह पर रख दो, क्योंकि क्या होता है कि जो कम टेम्परेचर होता है, जब भी क्या होता है लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर जो होता है वहां पर जो ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन, उसका भी जो रेट होता है वो स्लो होता है। लो टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन भी बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, तो जो रैंसिडिटी का रेट होता है वो घट जाता है रेफ्रिजरेटर में और फूड लंबे समय तक खाने लायक रहता है। इसीलिए ज्यादातर नोटिस किया होगा कोई भी खाना बचता है हम लोग हमेशा रेफ्रिजरेटर में ही रख देते हैं, या फिर होटल्स वगैरह में जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना बनता है वहां पर भी रेफ्रिजरेटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, बाय स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है, अब एक और चीज कर सकते हो कि खाना जो भी पैक करो किसी भी चीज में, तो उसे एयर टाइट कंटेनर्स, मतलब ऐसे कंटेनर्स में रख दो जो हवा जिसके अंदर ना आने पाए, एयर टाइट कंटेनर्स में। ठीक है, तो अगर ऐसी जगह पे रखेंगे, और साथ साथ उन्हें लाइट से भी दूर रखो, लाइट से भी दूर रखो, क्योंकि लाइट से दूर रहेगा तो ऑक्सीजन एक्टिव नहीं होने पाएगा। ठीक है, तो रैंसिडिटी ऑक्सीजन क्या होगी? तुरंत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि अब एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑक्सीजन तो जा नहीं पा रही है। जितनी ऑक्सीजन उस डब्बे के अंदर गई थी बस उतनी ही रिएक्शन कर पाई, लेकिन उतनी ऑक्सीजन ने उस खाने को खराब नहीं कर पाई। लेकिन अगर डब्बा हल्का सा खुला होता, ढीला होता, तो उसके अंदर ऑक्सीजन घुसती रहती घुसती रहती घुसती रहती, वो क्या करती? खाने को लगातार खराब कर देती। और अगर लाइट की प्रेजेंस में होती तो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये बात बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस से दूर रखोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है और हमारा खाना बच जाता है। तो बाय storing the food in airtight containers and keeping them away from light, the rate of rancidity and oxidation of food decreases. Okay? ठीक है, तो यह खत्म, आज के लिए इतना ही था। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया है। बाकी अभी चैप्टर सही तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइजेस चैप्टर की बाकी हैं। ठीक है, तो वो हम कल करते हैं। ओके, राधे राधे।